गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत प्रथम यूनिट के टॉपिक महिला एवं शिशु लिंग अनुपात के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा लिंगानुपात को लेकर जो है चिंता जताई जा रही है तथा लिंगानुपात को संतुलित रखने हेतु अनेक प्रकार के सामाजिक और वैधानिक प्रयास जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो लिंगानुपात को किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति का जो है मानक माना जा सकता है। किसी भी देश में निवास कर रहे महिला एवं पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात ही लिंगानुपात कहलाता है। अर्थात लिंगानुपात की गणना हेतु प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को शामिल किया गया है। प्रति हजार पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। सामाजिक एवं लैंगिक दृष्टिकोण से लिंगानुपात का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये कहीं न कहीं महिलाओं की स्थिति को जो है प्रदर्शित करता है। जिस देश में लिंगानुपात अधिक होगा वहाँ स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़, और जहाँ लिंगानुपात कम होगा वहाँ पे उसको दोयम दर्जे में रखा जाएगा या रखा जा रहा है, ये हम मान सकते हैं। कहीं न कहीं उनके साथ जो है भेदभाव की घटना देखने को सामने मिलती है। ये तो हुआ महिला लिंगानुपात के बारे में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें शिशु लिंगानुपात के बारे में, तो इसमें क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत, तो शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में प्रति हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या को ही शिशु लिंगानुपात यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें महिला लिंगानुपात के बारे में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो अधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं। केरल सबसे पहले नंबर पर है, जहाँ का लिंगानुपात महिला लिंगानुपात 1084 है। तमिलनाडु की बात करें तो 996 है। आंध्र प्रदेश जो कि तीसरे स्थान पर है 993 है। चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है 991 पे, और मेघालय जो है 989। इसी प्रकार कम लिंगानुपात वाले राज्य की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है, राज्य की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हरियाणा जो है 879 यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। इसके बाद जम्मू कश्मीर जो है 889 है, सिक्किम है 890, पंजाब है 895, और उत्तर प्रदेश है 912। इससे पहले हम लोग कक्षा में देख चुके हैं कि किस तरीके से हम भारत को जो है 4 जोन में बांटे थे, जिसके अंतर्गत नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, है ना। इस तरीके से हम उसको 4 जोन में बांट दिए थे, क्योंकि हमको याद करने के लिए आसानी होगा उससे डाटा को। और 2001 और 2011 का डाटा आप उसी आधार पे याद कर सकते हैं। पहले आप उत्तर से पूर्व तक का जो जितने भी राज्य हैं उसको काउंट कर लीजिएगा। देन उसके बाद उसके 2001 और 2011 वाले डाटा को आप वहाँ पे याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं जो पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्वी वाली जो बात करें उस हिस्से में जितने राज्य आएंगे वहाँ के डाटा। फिर उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण उत्तर का जो उत्तर पश्चिम का जो भाग बचेगा उसका आप यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ों से आपको काफ़ी आसानी होगी याद करने में। और साथ ही साथ फिर आप इसी आधार पे, धर्म के आधार पे लिंगानुपात की बात कर सकते हैं, लिंगानुपात और साक्षरता की भी बात कर सकते हैं। अगर धर्म के आधार पे मैं लिंगानुपात के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, जो कि 1009 ईसाइयों में देखने को मिला, जबकि सबसे कम लिंगानुपात जो है सिखों का था, जो कि 893 था। 2011 की जनगणना के अनुसार जो धार्मिक लिंगानुपात है सर्वाधिक जो है वो ईसाई में ही है, जो कि बढ़कर कितना हो गया है, 1023 हो गया है। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है सिखों में ही पाया गया, जो कि 903 था। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो है लिंगानुपात में बहुत सारे राज्य जो है पीछे हैं, और जिसका कहीं ना कहीं हम इसको राष्ट्र विकास में बाधक या फिर महिलाओं में किए जा रहे भेदभाव का परिणाम ही हम यहाँ पे इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बच्चों के दृष्टिकोण से भी बात करें तो संपूर्ण भारत में जो है 2011 में लिंगानुपात जो है 919 था, और लिंगानुपात जो है 2001 में इसका 927 था। यहाँ पे इसके कम होने के बहुत सारे कारण हैं जिसको हमको देखना है यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं पहला कारण अगर मैं बात करूँ तो पुत्र मोह है। जाहिर सी बात है, सर्व समाज जो है आज पुत्र मोह में बंधा हुआ है, और पुत्र को वंश चलाने वाला माना गया है। पुत्र को लेकर अनेक धारणाएं यहाँ पे व्याप्त हैं, इस कारण जो है पुत्रियों की उपेक्षा यहाँ पे की जाती है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, पितृस्थानीय समाज। जाहिर सी बात है, शुरू से ही हम बात कर रहे हैं पितृ सत्तात्मक जो समाज के कारण जो है महिलाओं को जो है दोयम दर्जे
का समझा जाता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। चिकित्सीय साधनों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कारण से लिंग परीक्षण इत्यादि करने से भ्रूण में ही बालिका की जो है हत्या कर दी जाती है, जिस कारण से कहीं ना कहीं ये जो लिंगानुपात है उसमें कमी देखने को मिला है हमको। पुत्र संतान के बाद जो है परिवार नियोजन कराने का जो है कार्य भी यहाँ पे या कृत्य जो है समाज के द्वारा देखने को हमको मिला है। अगला कारण अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज है, जो कि हम अभी उसके बारे में बात कर चुके हैं। महिलाओं की निम्न स्थिति भी कहीं ना कहीं लिंगानुपात में कमी का एक मुख्य कारण उभर कर सामने आता है। और इसके बाद हम बात करें तो ठोस सरकारी नीति का अभाव भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। अनेक राज्य जहाँ पे लिंगानुपात में कमी है, हालांकि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, बट कोई ठोस कदम नहीं उठा पाने के कारण आज भी उनकी स्थिति जो है निम्नतम देखने को मिल रही है। सामाजिक कुरीतियाँ इसका सबसे बड़ा मैं मुख्य कारण अगर मानूं तो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो आडंबर है या रूढ़िवाद जो है बुरी तरीके से समाज में व्याप्त हैं, जैसे दहेज प्रथा, दहेज हत्या, विधवा प्रथा। ये सारी चीज़ें जो है किसी न किसी तरीके से सामाजिक भेदभाव या लैंगिक भेदभाव का मुख्य कारण बनता है, और इसी के कारण जो हम लिंगानुपात में कमी यहाँ पे देख सकते हैं। लिंगानुपात हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो लिंगानुपात बढ़ाने के कुछ उपाय यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि बालिका जन्म पर हमको खुशी व उत्सव मनाना चाहिए, अपनी बेटियों पर गर्व करिए, पराया धन की मानसिकता का जो है विरोध करिए, लड़के व लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा दो, बाल विवाह व दहेज प्रथा का दृढ़ता से विरोध कीजिए, बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करिए, दाखिला करवाइए, पढ़ाई बरकरार उनका रखिए लड़कियों का, है ना। पुरुषों और लड़कियों के बीच में जो जेंडर रूढ़िवादी सोच है ना, उसको जो है यहाँ पे ख़त्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ लिंग चयन की किसी भी घटना को जो है तुरंत सूचित करिए उसको, नज़दीकी अपने जो भी सरकारी संस्था है वहाँ पे। और महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को जो है समर्थन प्रदान कीजिए। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा मुख्य दायित्व यहाँ पे होगा। इन सभी चीज़ों को अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो निश्चित ही हमको यह देखने को मिलेगा कि जो महिला लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात है उसमें वृद्धि होती हमको नज़र आएगी। और जिस दिन यह पूर्ण रूपेण बराबर हो जाएगा, बियॉन्ड हो जाएगा दोनों के, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारा जो राष्ट्र है वो विकास की ओर जाएगा, और हम विकासशील देशों से हटकर विकसित देशों में गिनती आने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे के कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।